नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलवाने वाले हैं कवियत्री सरोज देवी से। सरोज देवी का जन्म तो हाथरस में हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में ये रुद्रपुर शहर में रह रही हैं और सेवानिवृत्त टीचर हैं। कविता के साथ इनका विशेष लगाव रहा, विशेष जुड़ाव रहा और इनको काका हाथरसी, श्री गोपाल दास नीरज जी, कवि और गीत सम्राट श्री कुंवर बेचैन जैसे गौरवशाली कवियों के साथ मंच साझा करने का भी मौका मिला। यह हमारे रुद्रपुर शहर की धरोहर हैं। ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। आपका रुझान कविताओं की तरफ कब से हुआ? मैं जब 6th क्लास में पढ़ती थी तो पास में ही एक मंदिर था, उसके पुजारी जी आते थे और वो कहते थे सरोजनी नायडू प्रसाद दे के जाते थे मेरे हाथ में। जब मैं अपने पिता के साथ घूमने जाती थी सुबह, तो मुझे एक पक्षी लगता था, एक है तू, एक है तू। तो मैं अपने पिताजी से बहुत से प्रश्न करती थी, बाबूजी से, कि ये पक्षी कह रहा है एक है तू, ईश्वर एक है। उस समय भारत की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, आक्रमण चीन वगैरह के हुए थे। तो उस समय मैं बहुत दुखी थी कि देश की हालत इतनी खराब क्यों है। तो 6th क्लास में ही मैंने एक कविता लिखी, भारत माता। एक दिवस मैं खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी, अपने ही अंतः से मैं कुछ पूछ रही थी। अकस्मात आया विचार एक मेरे मन में, क्षण भर में मैं पहुंच गई एक निर्जन वन में। क्या देखा, वहां एक अभागन सिसक रही थी, आंसुओं की लग रही लड़ी और भटक रही थी। मैंने पूछा, कौन हो माँ, मुझको बतलाओ, तेरे दुख को दूर करूं, कुछ तो समझाओ। मेरा सब लुट गया, हाय कुछ पास नहीं है, मेरे जीवन की अब मुझको आस नहीं है। बोली, बेटी मैं हूं तेरी भारत माता। मैं हाथरस में मेरा जन्म हुआ, जिसे रस की नगरी कहते हैं, जहां मोहल्ले मोहल्ले में कवि हैं, काका हाथरसी और बहुत से कवि, तरुण हाथरसी, निर्भय हाथरसी जैसे महान कवि हुए हैं, अशोक चक्रधर। और अशोक चक्रधर की पत्नी मेरी सहपाठी रही है। और नीरज जी, अशोक चक्रधर, काका हाथरसी और अन्य कवियों के साथ मैंने कई मंच साझे किए हैं, जिनमें हाथरस पॉलिटेक्निक में कवि सम्मेलन हुआ था। उसमें मैंने एक कविता बोली थी, मेरा सूरज डूब चुका है, अब वो सूरज कब निकलेगा। जात पात की अंधियारी है, घृणा द्वेष की खाई, मानवता धक्के खाती है, इस युग में सुन लो भाई। अब तो मन मेरा ऊब चुका है, मेरी खुशियां लौटा दो, मेरा सूरज डूब चुका है, अब वो सूरज कब निकलेगा। जब मैंने इतनी पंक्तियां बोली तो एक हास्य कवि ने कहा कि आज की रात यहाँ पर ठहरो, कल वो सूरज घर पे मिलेगा। क्योंकि उन्हें मालूम थी कि मेरी शादी हो चुकी थी। तो इस तरह की हास्य और वो चलती रही। हाथरस में ही मेरी शिक्षा हुई। 12th में जब मैं पढ़ती थी तो कॉलेज की प्रेसिडेंट रही। उसके बाद डिग्री कॉलेज में भी मैं प्रेसिडेंट रही और MA पॉलिटिकल साइंस से किया। उसके बाद MA संस्कृत से किया। फिर उसके बाद इसी बीच में मेरी सर्विस राजस्थान महिला विद्यापीठ में लग गई और वहाँ जा कर के मैंने सीनियर लेक्चरर के रूप में कार्य किया, डिग्री की क्लासेस पढ़ाई। लेकिन मेरे पति का जब तक अपॉइंटमेंट 83 में यहाँ हो चुका था पंतनगर में, अब हम इतनी दूर हो चुके थे दोनों, तो घर को एक करने के लिए मैंने परमानेंट सर्विस को, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड थी, उसको छोड़ के मैं यहाँ पर पंतनगर में मैंने 3 इंटरव्यू दिए और तीनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। मैंने फिर कैंपस स्कूल को जब देखा तो मुझे अच्छा लगा और मैं 87 से कैंपस स्कूल में वो जो है एज ए सीनियर माने PGT हिंदी कार्य करने लगी। उसी समय थोड़ा मैं यहाँ राजस्थान की बताऊं, राजस्थान के एजुकेशन डायरेक्टर तारा प्रकाश जोशी,
वो विद्यापीठ में आए हुए थे। जब उन्होंने सुना कि सरोज तिवारी कविताएं लिखती हैं, तब मैंने कविता ये लिखी थी राजस्थान में, और तब ये उनको कविता सुनाई थी कि बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तेरी बिटिया की अखियां। अब वो अपनी व्यथा बताती है कि कांटे विधि है मेरे मन की मछरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया। बिजुरी मैया के अंगना जइयो जइयो तड़कियो कहियो कहियो कि हम हैं तेरी बिटिया की सखियां। अब ससुराल वाले पहले बहुत ताने देते थे, रक्षाबंधन पर भी भेजते नहीं थे। ये सारी बातें हमारे युग में चलती थी और वो हमने बड़े नज़दीक से देखी थी। तो उसी पर, क्योंकि प्रकृति से भी मेरा प्रेम रहा, इधर सामाजिक कुरीतियों के प्रति भी ध्यान रहा, तो मैंने लिखा कि अब के बरस राखी भेज न पाई, सूनी रहेगी मेरे भैया की कलाई। पुरवा भैया के अंगना जइयो छू छू कलाई कहियो कहियो कि हम हैं तेरी बहना की रखियां। बहुत बढ़िया। आपने कहा जैसे आप प्रेसिडेंट भी रही, तो क्या आपका रुझान राजनीति की तरफ भी रहा? मेरा राजनीति की तरफ रुझान इतना नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरी नानी जी जो थी वो नेहरू के समय की स्वतंत्रता सेनानी थी, और मैं उनके साथ बचपन में विजयलक्ष्मी पंडित और सरोजनी नायडू, ये जितनी भी बड़े लोग हैं उनके साथ में जाती थी और उनको देखती थी, सुनती थी। और ये आपके श्री राम आचार्य जो हैं, ये मेरी नानी जी को बहन मानते थे, और ये इन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठा बिठा के बहुत दूर तक ले गए हैं। तो मुझे सबका सौभाग्य, नानी जी मेरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन थी और एक कॉलेज की प्रिंसिपल भी थी। अब तक आपका सफर कैसा रहा? प्रारंभिक जीवन, पढ़ाई के बाद बीच में ही मेरा विवाह हो गया। मैं विवाह करना नहीं चाहती थी जब तक कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाए। पढ़ाई का एक बहुत बड़ा नशा था मेरे अंदर कि मुझको पढ़ना है, मुझे पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट करनी है। मेरी मित्र जो थी उनका भी यही था कि हम पीएचडी करेंगे और किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे। मैं भी ये चाहती थी, लेकिन मेरी माँ की तबीयत खराब रहती थी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम शादी कर लो, और जिस परिवार में तुम्हारी शादी हो रही है वहाँ सब पढ़े लिखे हैं और तुम्हें आगे पढ़ने देंगे। जब मेरे पिता ने मेरे ससुर से कहा कि लड़की पढ़ना बहुत चाहती है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसे पढ़ाएंगे। लेकिन जब हमारा विवाह हुआ, विवाह के पश्चात स्थिति बिल्कुल अलग ही थी। आपको जैसे आपकी जो लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको, या आप किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रही? मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित रही अपने पिताजी से और अपनी नानी जी से। वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन भी थी और प्रिंसिपल भी थी, तो मेरा भी मन यही होता था कि मैं किसी बड़े पद पर, और स्वतंत्रता सेनानी थी, देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। पिताजी में भी बड़ी सादगी, हमेशा कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बिल्कुल सिंपल रहो और अपने विचारों को बहुत अच्छा रखो। पढ़ाई में, हाई स्कूल में मेरी, कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन थी, इंटर में भी मेरी हमने फर्स्ट पोजीशन, वैसे सेकंड पोजीशन थी। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, ईश्वर मेरी सहायता करता गया। लेकिन ससुराल में परिस्थितियां थोड़ी अलग थीं। सबने कहा कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, इन दोनों को पढ़ाओ। तो मैंने कहा कि बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, एक एमए करने के बाद गैप हो जाता है तो फिर एमए नहीं होता है। तो मैंने वहीं पर स्टैंड पे ही मैं रहल रख लेती थी, जो रामायण पढ़ते हैं, और उसी में किताबें, और साथ में खाना बनाना, सब करना, कोई मुझे परेशानी नहीं थी। गीता
से मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने एमए संस्कृत किया। मैं चाहती थी, चूंकि लिखती थी, तो शब्दों की जानकारी के लिए कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और भाव, ध्वनि के साथ में संगीत, और मेरे पास संगीत रहा है, और संगीत में मेरे हमेशा 100 में से 100 नंबर आए। और कविताएं तो मैं लिखती रही, लेकिन मैं जब यहाँ आई पंतनगर में, तो यहाँ उस समय आतंकवाद का बहुत वो था। कान खोल कर सुन लो, हिंदुस्तान न बटने पाएगा, मान न घटने पाएगा, तूफान न उठने पाएगा। कान खोल कर सुन लो, हिंदुस्तान न बटने पाएगा, आतंकियों का ये सपना 100 जन्म ना हो पाएगा। हर बच्चा जान गंवाएगा, हर बुढ़ा जान गंवाएगा, कतरा कतरा हो जाएगा, खालिस्तान न बनने पाएगा। कान खोल कर सुन लो, हिंदुस्तान न बटने पाएगा। तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि आप ऐसी रचना मत करो, लेकिन मुझे भय कभी नहीं लगा, भय नाम की चीज नहीं रही। मैंने कहा कि कोई वो नहीं है, मैं देश के लिए कर रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई भी किसी से वो नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को घर पर 4-4, 6-6 महीने एक्स्ट्रा पढ़ा भी दिया कि उनके 98-95% मार्क्स आ जाएं, लेकिन मैंने कभी किसी से एक नया पैसा नहीं लिया। मेरी अपनी वो थी कि जो मैं स्कूल से मुझे पे मिलती है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। और वही कारण है कि आसिम बेग, जो कि एक मुसलमान बच्चा है, यहाँ पर काशीपुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो उसने कहा मुझसे कि मैम, आपकी कविताएं, आपकी कहानियां मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि आप कितनी अच्छी वो करते हैं। स्टूडेंट 25 साल बाद, 30 साल बाद कि मुझे याद तो रख रहे हैं कम से कम। आपको किन किन के साथ में जैसे मंच साझा करने को आपको सौभाग्य मिला? आपको मुझे बड़े उच्च स्तरीय गीतकार जैसे नीरज जी, गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी और अशोक चक्रधर, धनेश फक्कड़, इन सभी कवियों के साथ मुझे मंच साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसी समय मैंने एक कविता सुनाई थी उस समय, वो मैं कुछ पंक्तियां ही बता रही हूँ। मेरा सूरज डूब चुका है, अब वो सूरज कब निकलेगा। जाति पाति की अंधियारी है, घृणा द्वेष की खाई, मानवता धक्के खाती है, इस जग में सुन लो भाई। इस जग से मन ऊब चुका है, मेरी खुशियां लौटा दो, मेरा सूरज डूब चुका है, अब वो सूरज कब। क्या नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए, क्या नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए, शर्त ये है कि तुम कुछ कहो तो सही, मैं पतित पावनी गंगा बन जाऊंगी, पहले तुम भी भगीरथ बनो तो सही। क्या नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए, शर्त ये है कि तुम कुछ बनो तो सही। माँ मेरी कहती थी कि खाना रसोई में जाओ तो समर्पित होके जाओ जी। सीता रसोई हो जाएगी, और अगर तुम अपने जॉब में जाओ तो वहाँ समर्पित होके। तो कैंपस स्कूल से कई बार डिवोटेड टीचर का मुझे वो मिला है, गौरव मिला है। और आज भी 12 साल बाद मैं रिटायर हो गई हूँ, लेकिन वो लोग आज भी मुझे बुलाते हैं और याद करते हैं। आगे की लाइफ आप कैसे जैसे जीना चाहेंगी? अभी अब ईश्वर के ऊपर है। मैं चाहती हूँ कि जो भी जीवन के का क्षण रह गए हैं, ये प्रभु में समर्पित हों, और समाज का जो भी काम कर सकूं, क्योंकि आज सबसे बड़ी जो खराब स्थिति हमारे समाज की है, 10 में से 8 परिवार ऐसे हैं जो परेशान हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे देश की जो संस्कृति थी, पारिवारिक जुड़ाव, आज भी मैं तो सभी महिलाओं से ये चाहूंगी कि मायके को और ससुराल को, पूरे सब लोगों को कुछ न कुछ तो कहना चाहिए। शकुनी जैसे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन उनकी वजह से
अपने व्यवहार, अपने संबंधों में कहीं खटास ना आने दें और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी किसी से संबंध न बिगाड़ें, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक प्यार, यही सब कुछ होता है और व्यक्ति के साथ, समाज के साथ यही सब बातें जाती हैं। सामाजिक विघटन हो रहा है और ये विघटन समाज का नहीं होना चाहिए।